1 सितंबर 2025 इंडिया के शुगर इंडस्ट्री के लिए ये एक मेजर दिन था। इंडियन गवर्नमेंट ने शुगर केन से एथेनॉल प्रोडक्शन पे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए। सेम डे में सुप्रीम कोर्ट ने E20 फ्यूल के यूज के अगेंस्ट भी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। इसका रिजल्ट शुगर स्टॉक्स 20% बढ़ गए। और E20 फ्यूल क्या होता है? ये EBP या एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का एक टाइप होता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंडर गवर्नमेंट पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना चाहती है। गवर्नमेंट के हिसाब से इससे फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस कम होगा, कार्बन एमिशंस भी कम होंगे और इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी बूस्ट मिल सकता है। तो अगर E20 फ्यूल इतना बेनिफिशियल है तो इसके यूज को रोकने की कोशिश क्यों की गई? आज की वीडियो में हम इंडिया के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम का स्केल और इसके मैकेनिक्स समझेंगे। उसके बाद हम इस चेंज का कंपनीज, फार्मर्स, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट समझेंगे। हम कंज्यूमर रिएक्शन के थ्रू इस प्रोग्राम के रेजिस्टेंस का रीजन भी समझेंगे। एंड में हम इस प्रोग्राम के स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म वायबिलिटी भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के डिटेल्स समझते हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का टारगेट है पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग या E20 का यूज अचीव करना। जुलाई 2025 तक इंडिया में 19.93% ब्लेंडिंग अचीव हो चुका है। मतलब हम E20 अचीव करने के बहुत पास है। लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग इजी नहीं है। पूरे इंडिया को सिर्फ E20 प्रोवाइड करने के लिए 1020 करोड़ लीटर फ्यूल एथेनॉल की जरूरत होगी। इसके साथ इंडस्ट्रियल और पोर्टेबल या बेवरेज ग्रेड अल्कोहल भी जोड़ा जाए तो टोटल डिमांड 1350 करोड़ लीटर तक बढ़ जाता है। इंडस्ट्री एनालिस्ट के हिसाब से इस डिमांड को मीट करने के लिए 1700 करोड़ लीटर्स की इंस्टॉल कैपेसिटी की जरूरत होगी। प्लांट मेंटेनेंस, सीजनल वेरिएशंस और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज के कारण डिमांड से ज्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी की जरूरत होगी। थैंकफुली एथेनॉल सप्लाई ईयर या ESY 2024 टू 25 में इंडिया का एनुअल एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1822 करोड़ लीटर था। ESY नवंबर टू अक्टूबर चलता है। इस कैपेसिटी को अचीव करने में 499 डिस्टिलरीज ने कंट्रीब्यूट किया और इस पूरे इक्वेशन में शुगर केन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया के टोटल एथेनॉल का 45% शुगर केन से प्रोड्यूस होता है। शुगर केन से एथेनॉल 3 तरीकों से प्रोड्यूस किया जाता है। इन तीनों तरीके के इकोनॉमिक्स और पॉलिसीज अलग अलग होते हैं। चलिए इन तीनों तरीकों को समझते हैं। सबसे पहले आता है सी हेवी मोलासेस। मोलासेस शुगर प्रोडक्शन का एक बाई प्रोडक्ट होता है। सी हेवी मोलासेस केन या गन्ने के जूस से मैक्सिमम शुगर निकालने के बाद बचता है। इस मोलासेस को फर्मेंट करके इससे एथेनॉल बनाया जाता है। सी हेवी मोलासेस यूज करने से केन प्रोड्यूस से मैक्सिमम शुगर प्रोड्यूस होता है, लेकिन इससे सबसे कम एथेनॉल पर टन प्रोड्यूस होता है। इसके बाद आता है बी हेवी मोलासेस। इसके प्रोडक्शन में सी हेवी मोलासेस से कम शुगर एक्सट्रैक्ट होता है। इससे शुगर प्रोडक्शन कम हो जाता है, लेकिन मोलासेस से ज्यादा एथेनॉल प्रोड्यूस हो पाता है। थर्ड और लास्ट मेथड है डायरेक्ट केन जूस या सिरप से एथेनॉल प्रोडक्शन। इस मेथड में केन जूस से शुगर एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया जाता, पूरे केन जूस का यूज एथेनॉल प्रोड्यूस करने में किया जाता है। इस मेथड से 1 टन शुगर केन से 60 to 80 लीटर एथेनॉल प्रोड्यूस होता है, लेकिन इस मेथड से शुगर प्रोडक्शन पे प्रेशर पड़ सकता है। इन तीनों मेथड से प्रोड्यूस एथेनॉल के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग प्राइसेस भी सेट किए हैं। करंट सप्लाई ईयर के लिए सी हेवी मोलासेस एथेनॉल का प्राइस 57.97 रुपीस पर लीटर है। बी हेवी मोलासेस एथेनॉल का प्राइस 60.73 रुपीस पर लीटर है और केन जूस एथेनॉल का प्राइस 65.62 रुपीस पर लीटर है। लेकिन ये प्राइस डिफरेंस क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट फिलहाल एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाना चाहती है। इसीलिए गवर्नमेंट हाई एथेनॉल प्रोड्यूसिंग मेथड्स के लिए बेटर प्राइसेस दे रही है, ताकि कंपनी शुगर प्रोडक्शन से ज्यादा एथेनॉल प्रोडक्शन पे फोकस करें। कंपनीज की बात करें तो 4 ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया के शुगर केन टू एथेनॉल स्पेस को डोमिनेट करते हैं। इन कंपनीज के पास सबसे ज्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी है। चलिए इन कंपनीज की करंट कैपेसिटी और एक्सपेंशन प्लान्स भी देखते हैं। सबसे पहले श्री रेणुका शुगर्स। कंपनी के पास 1250 किलो लीटर्स पर डे या KLPD का कैपेसिटी है। कंपनी के कर्नाटका और महाराष्ट्र फैसिलिटीज के पास लोकेशन का एडवांटेज भी है। दोनों फैसिलिटीज केन ग्रोइंग रीजन्स के पास हैं और इन दोनों रीजन्स में फ्यूल डिमांड भी स्ट्रांग है। दूसरी कंपनी है बलरामपुर चीनी मिल्स। कंपनी के पास 1050 KLPD का इंस्टॉल कैपेसिटी है। कंपनी के फैसिलिटीज प्राइमरीली इंडिया के सबसे बड़े केन प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश में है। थर्ड कंपनी है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जिसके पास 860 KLPD का इंस्टॉल कैपेसिटी है। कंपनी के फैसिलिटीज केन बेस्ड और ग्रेन बेस्ड फीडस्टॉक से एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंपनी 1100 KLPD तक का एक्सपेंशन प्लान कर रही है, जिससे वो केन सप्लाई वॉलेटिलिटी से डील कर पाएगी। फोर्थ कंपनी है दालमिया भारत शुगर। कंपनी के पास 850 KLPD की इंस्टॉल कैपेसिटी है और 950 KLPD तक का एक्सपेंशन प्लान भी है। इन चारों कंपनीज का कंबाइंड इंस्टॉल कैपेसिटी लगभग 4200 KLPD का है। यह इंडिया के टोटल एथेनॉल प्रोडक्शन का लगभग 25% है। लेकिन सिर्फ इंस्टॉल कैपेसिटी होना काफी नहीं है। 3 ऐसे प्राइसिंग पॉइंट्स हैं जिससे एथेनॉल प्रोडक्शन के डिसीजन पे इंपैक्ट पड़ता है। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस या FRP,
शुगर का मिनिमम सेलिंग प्राइस या एमएसपी और एथेनॉल प्राइसेस। चलिए इन तीनों पॉइंट्स का इंपैक्ट समझते हैं। सबसे पहले फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस या एफआरपी। गवर्नमेंट ने 2025-26 के लिए शुगर केन का एफआरपी 355 रुपीस पर क्विंटल पे सेट किया है। ये 2024-25 के 340 रुपीस से 4.41% ज्यादा है। एफआरपी मतलब शुगर केन का मिनिमम प्राइस होता है जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज शुगर फार्मर को पे करती हैं। ये शुगर कंपनीज के लिए इनपुट कॉस्ट होता है। दूसरा पॉइंट है मिनिमम सेलिंग प्राइस या एमएसपी। ये शुगर कंपनीज के रेवेन्यू का लोअर लिमिट होता है। कंपनीज यूजुअली इस प्राइस के आसपास ही अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं। इस पॉइंट से अपना प्राइस ज्यादा बढ़ाने पर कंपनीज के प्रोडक्ट्स उनके कंपटीटर से कम ल्यूक्रेटिव हो जाएंगे। शुगर का एमएसपी फरवरी 2019 के 31 रुपीस पर किलो से चेंज नहीं हुआ है। मतलब गवर्नमेंट ने शुगर कंपनीज के इनपुट कॉस्ट तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन इनके रेवेन्यू सोर्सेज को साथ में अपडेट नहीं किया है। इससे कंपनीज के मार्जिन्स पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। थर्ड पॉइंट है एथेनॉल प्राइसेस। जैसा मैंने बताया, गवर्नमेंट ग्रेड के हिसाब से एथेनॉल के प्राइसेस सेट करती है। इससे कंपनीज के रेवेन्यूज पे लिमिट्स लग जाते हैं। इन तीनों पॉइंट्स के कारण शुगर कंपनीज के मार्जिन्स पे कांस्टेंट प्रेशर रहता है। करंट एफआरपी रेट्स पे कंपनीज को पर टन शुगर केन के लिए 3,550 रुपीस पे करना पड़ता है और पर टन शुगर केन से कंपनी या तो 250 to 300 किलो शुगर प्रोड्यूस कर सकती है, नहीं तो 60 to 80 लीटर्स एथेनॉल। शुगर प्रोडक्शन से कंपनी पर टन केन से 7,750 रुपीस to 9,300 रुपीस कमा सकती है। प्लस कंपनी को पावर जनरेशन के लिए बगास या शुगर केन का फाइबर भी मिल जाता है। एथेनॉल प्रोडक्शन से कंपनी पर टन शुगर केन से 3,936 रुपीस से 5,248 रुपीस कमा सकती है। मतलब फिलहाल कंपनीज के लिए शुगर प्रोडक्शन ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन गवर्नमेंट एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इसे शुगर प्रोडक्शन से ज्यादा ल्यूक्रेटिव बना सकती है और गवर्नमेंट एथेनॉल प्रोडक्शन पे फोकस बढ़ाना भी चाहती है। लेकिन इसके लिए शुगर केन का शुगर प्रोडक्शन में यूज एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट शुगर केन पे डिपेंडेंस कम करने के लिए ग्रेन बेस्ड डिस्टिलेशन पे भी फोकस कर रही है। गवर्नमेंट ने 2024-25 और 2025-26 के लिए फूड कॉर्पोरेशन इंडिया से 52 लाख मेट्रिक टन राइस एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए एलोकेट कर दिया है। इससे एथेनॉल प्रोडक्शन का फीड स्टॉक या रॉ मटेरियल के लिए एक बफर बनेगा, जिससे शुगर केन पे डिपेंडेंस कम होगा। और गवर्नमेंट ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज पे फोकस बढ़ा भी रही है। इंडिया के 1,810 करोड़ लीटर एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी में से 816 करोड़ लीटर्स मोलासेस बेस्ड है, 136 करोड़ लीटर डुअल फीड कैपेसिटी है, मतलब ग्रेन और मोलासेस, और 858 करोड़ लीटर्स ग्रेन बेस्ड कैपेसिटी है। मतलब ग्रेन बेस्ड मोलासेस टोटल कैपेसिटी में 51% कंट्रीब्यूट करते हैं। और सिर्फ शुगर प्रोडक्शन के साथ कंपटीशन ही नहीं, केन बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन में एक और चैलेंज है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। 1 किलो चीनी प्रोड्यूस करने के लिए शुगर केन प्रोसेसिंग में 1,500 से 2,000 लीटर पानी की जरूरत होती है। सेम शुगर केन से एथेनॉल प्रोड्यूस करने में 2,500 to 3,000 लीटर पानी की जरूरत होती है। मतलब एथेनॉल प्रोडक्शन से नियर बाय एरियाज के वाटर सप्लाई पे प्रेशर पड़ सकता है। महाराष्ट्र इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर है। ये स्टेट एथेनॉल का भी एक बड़ा प्रोड्यूसर है। शुगर केन के साथ साथ कॉटन भी महाराष्ट्र का एक मेजर क्रॉप है और कॉटन में शुगर से भी ज्यादा वाटर यूज होता है। महाराष्ट्र में शुगर केन और कॉटन के हाई प्रोडक्शन के कारण 60% डिस्ट्रिक्ट्स का ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइट हो गया है। हमने रिसेंटली इंडियन कॉटन इंडस्ट्री और इस पे इंडियन इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्पशन का इम्पैक्ट पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे भी जरूर देखना। कर्नाटका भी एक मेजर शुगर केन स्टेट है और ये भी सिमिलर वाटर बेस्ड चैलेंजेस फेस कर रहा है। इन एरियाज में वाटर शॉर्टेज ऑलरेडी एक इशू है। एथेनॉल प्रोडक्शन को पुश करने से इन एरियाज के प्रॉब्लम्स और बढ़ सकते हैं। इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी है, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन मेथड से 23 to 31% वाटर कंजम्पशन कम किया जा सकता है और केन प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन सेटअप करने में बहुत कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है और कई फार्मर्स को इस मेथड से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी नहीं है। इसलिए इस मेथड का अडॉप्शन रेट रिक्वायर्ड या ऑप्टिमल लेवल से काफी कम है। ये शुगर केन और एथेनॉल के प्रोडक्शन साइड का सिचुएशन था। चलिए अब शुगर केन इंडस्ट्री के मार्केट और कंज्यूमर साइड को एक्सप्लोर करते हैं। गवर्नमेंट के 1 सितंबर डिसीजन से मार्केट्स और कंज्यूमर्स पे भी इंपैक्ट पड़ता है। इस डिसीजन के रिलीज होते ही फाइनेंशियल मार्केट्स ने रिएक्ट किया। जैसा मैंने बताया, बलरामपुर चीनी मिल्स और दूसरे शुगर स्टॉक्स के प्राइसेस अगले दिन ही 20% तक बढ़ गए। एथेनॉल प्रोडक्शन पे रेस्ट्रिक्शंस हटाने से कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। कंपनीज अब मार्केट कंडीशंस और सीजनल फैक्टर्स के बेसिस पर शुगर और एथेनॉल प्रोडक्शन के बीच अपना प्रोडक्शन मिक्स चेंज कर सकते हैं। E20 के यूज को रोकने के पेटिशन के डिसमिस होने से कंपनीज अब रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज भी फेस नहीं करेंगे। कंपनीज अब गवर्नमेंट के E20 टारगेट्स मीट करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग पे फोकस कर सकती हैं। कुछ कंपनीज ने मल्टी फीडस्टॉक केपेबल फैसिलिटीज में इन्वेस्ट भी किया है, जैसे त्रिवेणी इंजीनियरिंग। इन कंपनीज को एथेनॉल ब्लेंडिंग का फायदा भी मिल सकता है और केन वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन भी। तो शुगर कंपनीज को तो इस रूलिंग से बेनिफिट मिल सकता है।
लेकिन कंज्यूमर्स के लिए सिचुएशन अलग है। E20 के इम्प्लीमेंटेशन के बाद एथेनॉल फ्री पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। अब नए BS6 कंप्लायंट व्हीकल्स की बात करें तो ये बिना मॉडिफिकेशंस के E20 फ्यूल हैंडल कर सकते हैं। कुछ नए व्हीकल्स के इंजन्स को एथेनॉल ब्लेंडिंग से फायदा भी मिल सकता है, लेकिन ये एडवांटेजेस सिर्फ इन नए व्हीकल्स तक ही लिमिटेड हैं। कुछ पुराने व्हीकल्स को एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करने के लिए रबर कंपोनेंट्स अपग्रेड करने पड़ रहे हैं, और इन व्हीकल्स के लिए एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करने से इनके माइलेज पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। इन चैलेंजेस के बावजूद एथेनॉल ब्लेंडिंग और प्रोडक्शन के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इग्नोर नहीं किए जा सकते। एथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल कंजम्पशन कम होता है, जिससे हमारा क्रूड ऑयल पे इंपोर्ट डिपेंडेंस भी कम हो सकता है। इससे हमारा इंपोर्ट बिल और हमारे फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स भी इंप्रूव हो सकते हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू लास्ट 11 इयर्स में 1.44 लाख करोड़ रुपीस के फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स जनरेट हुए हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग से CO2 एमिशंस में भी 736 लाख मेट्रिक टन्स का रिडक्शन हुआ है। सेकेंड जनरेशन एथेनॉल भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्रोड्यूस करने में राइस स्ट्रॉ जैसे एग्रीकल्चरल रेसिड्यू का यूज होता है। इससे केन बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन का शुगर प्रोडक्शन में इंटरफेरेंस और वाटर ओवरयूज का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक 100 KLPD का सेकेंड जनरेशन एथेनॉल फैसिलिटी एस्टैब्लिश भी किया है, लेकिन सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्रोड्यूस करने का टेक्नोलॉजी काफी कैपिटल इंटेंसिव होता है। इसका प्रोडक्शन प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स होता है और बिल्डिंग कॉस्ट 3 to 4 टाइम्स हायर होते हैं। मतलब इनके फुल फ्लेज अडॉप्शन में अभी काफी चैलेंजेस हैं। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट का एथेनॉल प्रोडक्शन से रेस्ट्रिक्शंस हटाना इंडिया के फ्यूल इंडस्ट्री को फायदा देगा, या ये इंडिया के शुगर इंडस्ट्री के लिए चैलेंजेस क्रिएट कर देगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।